तो प्यारे बच्चों, धमाकेदार सीरीज के इस लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे आपके कक्षा 10वीं विज्ञान के पाठ 10 यानी कि अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन कैसे सतह पर, समतल सतह पर, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं, जिनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से सहज सरल और आपकी भाषा में करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि खुद को कभी छोटा बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि जो वर्षा की बूंद होती है ना, भले ही छोटी हो, लेकिन अगर वही लगातार बरसती रहे तो बड़ी बड़ी नदियों में भी सैलाब ला देती है, बड़ी बड़ी नदियों में भी तूफान ला देती है। वैसे ही अगर आप छोटे छोटे मेहनत अपने जीवन में करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रयास आप करते रहेंगे, छोटी छोटी सफलता के लिए छोटे छोटे अगर प्रयास आप करते रहेंगे, तो आपके निश्चित तौर पर आपके जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लाएंगे कौन? यही छोटे छोटे प्रयास इतनी बड़े परिवर्तन लाएंगे कि आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। क्योंकि कठिनाई चाहे कितना भी बड़ी हो, लेकिन कभी हताश ना होना माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी गहरी हो जाए, कितनी भी प्रबल हो जाए, कितनी भी तगड़ी धूप हो जाए, लेकिन वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसलिए कितना भी परेशानी आए, कितना भी आप विफल हो, लेकिन हताश कभी मत होइएगा। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला सवाल है, कहता है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको चुनना है, जिसका पहला पार्ट है कि समतल दर्पण को अगर हम 2 थीटा कोण पर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाती है। तो हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था कि यदि वहां पे हमने आपको इसको प्रूफ भी करा के दिखाया था कि यदि हम समतल दर्पण को अगर 35 डिग्री घुमाते हैं, तो जो आपकी परावर्तित किरण है, वह परावर्तित किरण कितने अंश पे घूम जाती है? 70 अंश पे घूम जाती है। यानी कि अगर उसमें थीटा का परिवर्तन किया जाए तो उसमें परिवर्तन कितने का होता है? 2 थीटा का परिवर्तन उसमें हो जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि कितना को घुमाना है? 2 थीटा को। तो अगर हम थीटा घुमाते हैं तो कितना घूम जाता है? 2 थीटा घूम जाता है। अगर इसको हम 2 थीटा घुमा दें तो यह थीटा का यह कितना है? 2 गुना है। तो 2 थीटा का 2 गुना कितना हो जाएगा? आपका 4 थीटा हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा कितना? 4 थीटा, यानी 4 थीटा आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि जितने 2 गुना घूम जाती है, जितने कोण पे हम घुमाएं उसका जस्ट डबल क्या हो जाती है? परावर्तित किरण घूम जाती है। अगला इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। हमने इसको भी आपको प्रूफ करके लेक्चर वीडियो में बताया है। अगर समय हो तो लेक्चर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। हमने बताया था कि यदि टिंकू की लंबाई जितनी है, उसके इस टिंकू का चित्र बनाने के लिए इस समतल दर्पण को टिंकू की लंबाई का कितना होना पड़ेगा? टिंकू की लंबाई का 1/2 होना पड़ेगा, उसका आधा होना पड़ेगा। आइए विकल्प खोजते हैं कौन सा है। पहला कह रहा है कि वस्तु की लंबाई का 1/4, तो 1/4 तो होगा नहीं। वस्तु की लंबाई का 1/3 भी नहीं होगा। वस्तु की लंबाई के बराबर यह भी नहीं होगा। वस्तु की लंबाई का आधा, बिल्कुल सही जवाब है क्या? वस्तु की लंबाई का आधा। जो समतल दर्पण का आपका लंबाई होगा वह वस्तु की लंबाई की आधी होगी। अब अगले क्रम में चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पे कहता है कि कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रखी है, यदि दोनों समतल दर्पणों का कोण कितना हो? 45 डिग्री हो, तो उस वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब होंगे। देखिए एक सूत्र आपका है कितना है? सूत्र वह आपका है 360/थीटा -1। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितना है? 360/थीटा -1। आइए इसी सूत्र पर हम रख देते हैं 360 बटे आपका होता है थीटा, और थीटा का मान कितना दिया है? 45। तो इसके जगह पे हम कितना रख देंगे? 45, और माइनस कितना रख देंगे? 1। अब आप जानते हैं 45 दुना आपका होता है 90, और 9 दुना आपका होता है 36। तो कितनी बार में कट जाएगा? आपका 8 बार में। और जब 8 - 1 किया जाएगा तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। अब देखते हैं जो स विकल्प है उसमें कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो इसका विकल्प नंबर स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चौथा प्रश्न है, चौथा पार्ट है इसका कि यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, आइए दिखाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे यह आपका क्या है, समतल दर्पण है, यह एक क्या है, आपका समतल दर्पण है, और आपका टिंकू आपका यहां पे खड़ा हुआ, टिंकू आपका यहां खड़ा है और कह रहा है कि टिंकू की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, यानी कि दर्पण से इस टिंकू की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएं तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो चूंकि 3 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है तो इस टिंकू का जो प्रतिबिंब है, इस टिंकू का जो चित्र है 3 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। लेकिन यहां पे देखिए जो ध्यान देने योग्य बात है वह क्या है कि प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, तो देखिए वस्तु आपकी ये है और प्रतिबिंब आपका ये है, तो 3 सेंटीमीटर यहां है और 3 सेंटीमीटर यहां है, तो टोटल 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं, अगला क्रम में क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियमानुसार बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियमानुसार क्या बराबर होते हैं, आपतन कोण और निर्गत कोण। निर्गत कोण को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो निर्गत कोण तो बराबर होता नहीं है क्योंकि परावर्तन में आपका निर्गत कोण होता ही नहीं है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो जी बिल्कुल इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही इसका हो जाएगा राइट जवाब, यही परावर्तन का दूसरा नियम भी होता है। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या क्रम में जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें से आपका पहला पार्ट है, क्या है आपका पहला पार्ट, क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और कैसा होता है। देखिए कभी भी प्रतिबिंब जो आपका बनता है ना, उसमें आपका 3 चीज पूछता है। पहला क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। और प्रतिबिंब का प्रकृति, तो प्रकृति कैसा है, आभासी है। और तीसरा चीज जो स्थिति और प्रकृति, और तीसरा चीज जो पूछता है वह तीसरा चीज क्या होता है, वह तीसरा चीज जो पूछता है वह क्या होता है आपका, वह आकार होता है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का जो आकार होता है कैसा होता है, वस्तु के कैसा होता है, वस्तु के समान होता है, वस्तु के कैसा होता है, समान होता है। तो आप इसमें कैसा भर लेंगे कि और वस्तु के समान होता है, आप इसमें भर लेंगे राइट जवाब, वस्तु के समान होता है। अब अगले क्रम में इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसमें आप क्या भर लेंगे, स्नेल का नियम भर लेंगे। सी पार्ट इसका है, सी पार्ट कहता है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। देखिए क्या कह रहा है कि यह आपका क्या है, मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, समतल दर्पण है। इस पर कह रहा है कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, यानी एकदम सीधा सीधा आपतित होती है। तो जब सीधा सीधा अभिलंबवत आपतित होगी तो इसका आपतन बिंदु पर अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है और परावर्तित किरण भी यही है। क्योंकि देखिए आपतित किरण क्यों यही है, क्योंकि कह रहा है अभिलंबवत आपतित होती है, तो अभिलंबवत यानी कि लंब भी इसी पर है और आपतित किरण भी इसी पर है, यानी कि कोण आई का मान, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई का मान कितना है, 0 है। तो कोण आर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम यही कहता है कोण आई बराबर कोई कोण आर। तो यहां पर आप क्या भर लेंगे, यहां पर आप भर लेंगे कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा आपका, 0 होगा। अगर अभिलंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। अगले क्रम में इसका जो डी पार्ट है, कहता है कि कौन सी प्रकाश की घटना हेतु प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है। तो आप याद रखेंगे कि कौन सी घटना, जिसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या कहते हैं हम उसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए जो प्रकाश की किरण है उसे सघन से विरल माध्यम
माध्यम में ही जाना होता है। तो इसमें आप क्या भर लेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप भर लेंगे इसमें। अब अगला इसका लास्ट पार्ट है, कह रहा सॉरी ई पार्ट जो है कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणों का मुड़ना। तो प्रकाश की किरणों का मुड़ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो इस प्रकार से इसको आप ई पार्ट को कर लेंगे। अगले क्रम में यह पार्ट कह रहा है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप। तो जो स्नेल का नियम होता है उसका गणितीय रूप साइन आई बटे आपका साइन आर, यह किसके बराबर होता है, यह आपका क्या होता है, स्थिरांक होता है, या यह आपका क्या होता है, नियतांक होता है। तो आप इसमें क्या भर लेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, स्थिरांक। तो इस प्रकार से आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ प्यारे प्यारे सवाल हैं आपके, कुछ प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए उन हम सवालों को देखते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं अगले क्रम में और आपको समझाते हैं। पहला कह रहा है कि दो माध्यम ए तथा बी के अपवर्तनांक क्रमशः कितना है, n1 है और n2 है। इनमें से किस माध्यम में जाने पर प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। और एक कंडीशन आपको दिया है कि जो आपका n1 है वह क्या है, बड़ा है किससे, n2 से। आइए इसके उत्तर को करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है तो उसके लिए एक बात जरूरी है कि प्रकाश की किरण को कहां जाना होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तभी यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है, ज्यादा होता है। और जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो चूंकि कह रहा है यहां कि जो आपका n1 है वह क्या है, ज्यादा है, और n2 क्या है, कम है। तो स्वाभाविक सी बात है n1 ज्यादा है, यानी n1 क्या है, सघन माध्यम है। और हमने आपको क्या बताया, n1 आपका ज्यादा है इसलिए न1 क्या है, सघन माध्यम है। और हमने आपको यह बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करे, यह बाध्यता होती है। तो सघन माध्यम कौन है, आपका n1 है, और विरल माध्यम कौन है, आपका n2 है। तो इसलिए प्रकाश की किरण को n1 से कहां जाना होगा, n2 की ओर जाना होगा। n1 से कहां जाना होगा, n2 की ओर जाना होगा। तो आप इस तरह से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा बकायदा इसके प्रश्न को, इसके उत्तर को। अगला चौथा पार्ट कह रहा है, इसका चौथा प्रश्न है कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे यह कोई क्या है, एक ऊपर पहला माध्यम है, नीचे क्या है, दूसरा माध्यम है। और कंडीशन ये होना चाहिए कि ऊपर हर हाल में कैसा माध्यम हो, सघन माध्यम, और नीचे कैसा माध्यम हो, विरल माध्यम हो, नीचे कैसा माध्यम हो, विरल माध्यम हो, तभी यह घटना होगी। अब चूंकि देखिए यह आपका अभिलंब हो गया, यहां से प्रकाश की किरण जब आएगी, जब यहां से आपकी प्रकाश की किरण आएगी तो अभिलंब इससे टकराए, ऊपर सघन माध्यम है, नीचे क्या है, विरल माध्यम। तो यह अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। अब कंडीशन ऐसा आए कि यह आपका क्या है, आपतन कोण। इस आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो यह अपवर्तित किरण है ना, जो यह अपवर्तित किरण है, यह बिल्कुल 90 डिग्री यहां से होकर के क्या होगी, चली जाएगी। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए इस अपवर्तित किरण का मान, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए फिर से एक बार कि जब हम आपतन कोण को क्या करें, बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके लैंग्वेज को आइए पढ़िए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से कहां जाती है, दूर हटती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसके उत्तर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक है। देखिए
अब देखिए हमने आपको बताया कि जैसे यह आपकी क्या है, एक परावर्तक सतह है, ऊपर सघन माध्यम है और नीचे कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। यह इसका क्या है, अभिलंब है। अब जब यहां से कोई परावर्तित किरण आती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इस कोण को हम क्या करें, एक अगर कोण इसको हम इतना भेजते हैं तो यह कोण किरण कितने पे चली जाती है, 90 अंश पे चली जाती है। यानी कि इसका मान यह क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण हो जाता है। यह क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण। अब अगर इस आपतित किरण को हम और यहां से भेजें, यानी कि इसके कोण के मान को हम अगर क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें तो यह किरण क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो अपवर्तित किरण क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में चलकर आती है। तो यह आपतन कोण तो यह पूरी घटना क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। आइए लैंग्वेज को पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है जिस माध्यम में चलकर आ रही होती है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करे, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसके उत्तर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यह जो आपका वीडियो बनाया गया है, यह जो आपको पीडीएफ बनाया गया है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। तो आपसे बस छोटा सा अनुरोध यही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरी चीज कि यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां निरंतर आपको जब कोई पीडीएफ अपलोड करना होता है, मैं पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करा देता हूं। और कोई भी प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो आपको, तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपसे हमारी बात हो जाएगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि प्रकाश वायु से कितना 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल का मान दिया हुआ है। मस्त सा सवाल है, आइए इसको समझाते हैं। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, दिया हुआ है आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। हमें सूत्र पता है, हमें क्या पता है, हमें सूत्र पता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर c बटे v। सी क्या है, प्रकाश की चाल, भी क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक के जगह पे, अपवर्तनांक का मान 1.5 दिया है तो अपवर्तनांक की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1.5। और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸, तो इसके जगह पे हमने रख दिया 3 × 10⁸। और बटे में क्या, भी। हमें तो बताना है प्रकाश की चाल, यानी कि भी का मान बताना है। तो यहां से भी बराबर एक, भी को जब हम बॉर्डर के इस पार लाएंगे तो भाग में है, गुणा में हो जाएगा, बॉर्डर के इस पार आएगा तो। और 1.5 यहां जब जाएगा तो यह किस में हो जाएगा, भाग में। और 1.5 से 3 कितनी बार में कट जाएगा, 2, क्योंकि 1.5 1.5 है और 3, तो 1.5 दूना 3, तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहां से आपका प्यारा सा उत्तर आएगा 2 × 10⁸, और यही आपका हो जाएगा। और यह चूंकि वेग है इसलिए मीटर प्रति किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो इस प्रकार से इस प्यारे से सवाल को आप कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका है, वायु में गमन करती किसी प्रकाश की एक किरण बर्फ में प्रवेश करती है। वायु से आ रही है और बर्फ में प्रवेश कर रही है, तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो वायु जो है ना, वायु तथा बर्फ में, वायु आपकी विरल माध्यम है क्योंकि वायु के अणु दूर दूर होते हैं, और बर्फ आपका क्या है, सघन माध्यम है। अर्थात बर्फ का अपवर्तनांक अधिक है और वायु का अपवर्तनांक क्या है, कम है, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो जब प्रकाश की किरण वायु अर्थात विरल माध्यम से बर्फ अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की कहां झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। क्योंकि
सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको भी हमने लॉजिकली समझाया हुआ है आपको कि क्यों ऐसा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें एक बार जाकर के, लेक्चर वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 8 है, कहता है प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है, यह प्रकाश के परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, आपको यह चीज बताना है। तो देखिए, प्रकाश का एक गुण होता है, वह गुण क्या है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। और जबकि अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और यह घटना प्रकाश की क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। जबकि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात अपवर्तन की घटना में क्या हुआ कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जबकि परावर्तन में क्या हो रही है कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो यही इनके भिन्नता का कारण है। अगले क्रम में देखिए, फिर से एक सवाल है, अच्छा सवाल है, कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल लिखिए जबकि कांच व जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 3/2 और 5/4 है, तब जल व कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तो बच्चों, देखिए हमें दिया हुआ है N2 और N1 का मान हमें दिया हुआ है, और हमें सूत्र पता है कि N2/N1 बराबर आपका होता है V1/V2। तो N2 के जगह पे हमने क्या रख लिया, 3/2 N2 का मान, और N1 के जगह पे रख लिया हमने 3/4 N1 का मान। अब बराबर क्या है, V1/V2। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों बटे के बटे में है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इस वाले को हम ऊपर लेके जाते हैं, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा आपका गुणा का, और ये जो 3/4 है ना आपका, यह क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से तो 3 आपका कट जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर में आपका 2 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 1। तो चूंकि हमसे पूछा है V1 और V2 का अनुपात, तो V1 और V2 का अनुपात कितना निकल के आ गया हमारा, 2:1 का। कितना अनुपात निकल के आ गया हमारा, 2:1 का। वही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इस मिसप्रिंट को आप सुधार लेंगे। और देखिए सवाल का मेन बताने का उद्देश्य ये है ना कि आप मेथड को बिल्कुल हमेशा याद रखें, ताकि उसी के आधार पर चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए आप उसको हल कर दें। अगला क्या है आपका, कहता है कि स्नेल का नियम क्या है, इसका व्यंजक भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो आइए देखते हैं हम किसको, स्नेल के नियम को। तो स्नेल का नियम बस यही कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी कि उसका बटा यानी कि भाग सदैव क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब ज्या का मतलब आपका क्या होता है, अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या। देखिए जो आपका गणित में आप पढ़ते हैं साइन की हिंदी जो आपकी होती है वह क्या होती है, आपकी ज्या। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या हो गया, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या हो गया, साइन आर। और कहता है कि यह हमेशा क्या होता है, स्थिरांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसके उत्तर को आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब अगले क्रम में आपका है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिख करके क्या करना है, परिभाषित कीजिए। तो देखिए अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जो यह बताता है कि किसी माध्यम में जैसे जल, बर्फ, वायु, कांच में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना है। देखिए यही तो है ना, यहाँ पे जो आप स्नेल का नियम पढ़े यही तो कह रहा है ना कि साइन आई बटे साइन आर, यानी कि इसका और इसका अनुपात कितना है, इसमें प्रकाश की चाल कितना है, यही क्या है आपका अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक देखिए दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी कि जब कभी भी आपके पास दो माध्यम हो तो वहां पे हमेशा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। जबकि अगर आपके पास कोई एक माध्यम हो, जब प्रकाश की किरण निर्वात से, यानी कि केवल आपके पास एक माध्यम हो, वायु या निर्वात से चलकर प्रकाश की किरण आ रही हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगला आपका है कारण लिखिए, आपको इसका कारण बताना है। पहला कह रहा है, पहला आपको क्या कारण बताना है, किसका, कि कहता है
पानी में वायु का बुलबुला चमकता दिखाई देता है। ऐसा क्या है इसमें? तो इसका कारण देखिए क्या है कि क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जल यानी कि सघन माध्यम से हवा यानी कि विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। भाई पानी के ऊपर क्या रहता है? आपका विरल माध्यम। अब जो आप आंखों से देखते हैं तो आंखों से देखने पर जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वायु से चल करके कहां जाती हैं? आपके जल में जाती हैं। तो किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वायु के धरातल पर क्या हो जाती हैं? आपतित हो जाती हैं। यानी कि वहां पे क्या होता है? पूर्ण परावर्तन की घटना होती है। इसलिए पूर्ण परावर्तन की घटना पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे जल के भीतर के बुलबुले क्या दिखाई देते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला आपका बी पार्ट कह रहा है कि तालाब में स्थित मछली वही नहीं दिखाई देती जहां वह होती है। तो इसका कारण भी क्या है कि विरल माध्यम वायु से देखने पर सघन माध्यम जल में उपस्थित मछली की वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारी आंखों से जाने वाली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होती हैं? दूर हटती हैं, जिसके कारण उसकी स्थिति वास्तविक नहीं दिखाई देती है। अब अगले क्रम में इसका जो सी पार्ट है कहता है कि पानी से भरे बीकर में खाली परखनली को तिरछा करने पर कलई के समान चमकदार दिखाई देता है। क्यों? तो इसमें भी देखिए प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है कि प्रकाश की किरणें पानी से चलकर परखनली पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं और परखनली के अंदर वायु, अतः प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से कहां प्रवेश करती हैं? विरल माध्यम में। और जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या होती है? विरल माध्यम में जाती है। तो कुछ किरणें इनमें से ऐसी होती हैं जिनका क्या हो जाता है? आपतन कोण इनका क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, अर्थात ये किरणें क्या हो जाती हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखाई देती है, जिससे वह क्या दिखाई देता है? परखनली जो है चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके इस सेशन के संपूर्ण सवाल समाप्त होते हैं, जिन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान देंगे और जो कि परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।